तो चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। किसानों को न्यू ईयर गिफ्ट दिया गया है। सम्मान निधि की 10वीं किस्त जारी कर दी गई है। किसानों के अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर किए गए हैं पैसे। 10 करोड़ किसानों के खातों में 2-2 हजार रुपए प्रधानमंत्री ने बटन दबा करके ट्रांसफर किए। एक के बाद एक अनेक ऐतिहासिक मुकाम हासिल किए हैं। कोरोना की चुनौतियों के बाद भी आप सबने अपनी मेहनत से देश में अन्न उत्पादन को रिकॉर्ड स्तर पर आप लोग ले जाकर के दिखाया है। बीते साल देश का अनाज उत्पादन 300 मिलियन टन तक पहुंचा है। हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, बागवानी, फल फूल की खेती में अब उत्पादन 330 मिलियन टन से भी ऊपर पहुंच गया है। 6-7 वर्ष पहले की तुलना में देश में दूध उत्पादन भी लगभग 45% बढ़ा है। यही नहीं, अगर किसान रिकॉर्ड उत्पादन कर रहा है तो देश एमएसपी पर रिकॉर्ड खरीद भी कर रहा है। सिंचाई में भी हम पर ड्रॉप मोर क्रॉप को बढ़ावा दे रहे हैं। बीते वर्षों में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के जरिए करीब 60 लाख हेक्टेयर जमीन को माइक्रो इरिगेशन से, टपक सिंचाई से जोड़ा गया है। प्राकृतिक आपदा में किसानों को जो नुकसान होता था, जो दिक्कत होती थी, उसे कम करने का भी हमने प्रयास किया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से किसानों को मिलने वाला मुआवजा 1 लाख करोड़ से भी ऊपर पहुंच गया है। ये आंकड़ा बहुत महत्वपूर्ण है। देश भर के किसानों ने करीब 21,000 करोड़ रुपए ही प्रीमियम के तौर पर दिए, लेकिन उन्हें मुआवजे के तौर पर 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा मिले। भाइयों और बहनों, फसलों के अवशेष हो, पराली हो, ऐसी हर चीज से भी किसान को पैसा मिले, इसके लिए प्रयास तेज किए हैं। कृषि अवशेषों से बायोफ्यूल बनाने के लिए देश भर में सैकड़ों नए यूनिट्स लगाई जा रही हैं। 7 साल पहले जहां देश में हर साल 40 करोड़ लीटर से भी कम इथेनॉल का उत्पादन होता था, वो आज 340 करोड़ लीटर से भी अधिक हो चुका है। साथियों, आज देश भर में गोवर्धन योजना चल रही है। इसके माध्यम से गांवों में गोबर से बायोगैस बनाने के लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा है। बायोगैस का उपयोग बढ़े, इसके लिए भी देश भर में प्लांट लगाए जा रहे हैं। इन प्लांट से हर साल लाखों टन उत्तम ऑर्गेनिक खाद भी निकलेगी, जो किसानों को कम दाम पर उपलब्ध रहेगी। जब गोबर का भी पैसा मिलेगा तो ऐसे पशु भी बोझ नहीं लगेंगे जो दूध नहीं देते या जिन्होंने दूध देना बंद कर दिया है। सब देश काम आए, कोई बेसहारा ना रहे, ये भी तो आत्मनिर्भरता ही है। साथियों, पशुओं का घर पर ही इलाज हो, घर पर ही कृत्रिम गर्भाधान की व्यवस्था हो। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज किसानों को नए साल का तोहफा देते हुए किसान सम्मान निधि की 10वीं किस्त जारी कर दी है। इस किस्त में सरकार की तरफ से 10 करोड़ किसानों को 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा ट्रांसफर किए गए हैं। साथ ही प्रधानमंत्री ने लगभग 351 किसान उत्पादक संगठनों को 14 करोड़ से अधिक का इक्विटी अनुदान भी जारी किया। इससे 1.24 लाख से अधिक किसानों को लाभ होगा। तो प्रधानमंत्री मोदी ने इस दौरान भरतपुर के 21 मधुमक्खी पालकों के साथ ऑनलाइन संवाद किया। किसानों ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ अपने अनुभवों को साझा किया। साथ ही मधुमक्खी पालन से जुड़ी जानकारी भी दी है। सीएम गहलोत भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। आपको बता दें कि भरतपुर में उत्पादन होने वाला शहद करीब 12 देशों में सप्लाई होता है।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी इससे जुड़े। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से भरतपुर के 21 मधुमक्खी पालकों के साथ ऑनलाइन संवाद किया गया है। किसानों ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ अपने अनुभवों को साझा किया, किस तरीके से वे मधुमक्खी पालन करते हैं ये बताया और साथ ही मधुमक्खी पालन से जुड़ी जानकारी दी है। सीएम अशोक गहलोत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान जुड़े और आपको बता दें कि भरतपुर में उत्पादन होने वाला शहद करीब 12 देशों में सप्लाई होता है। वहीं नए साल पर शिक्षा विभाग की ओर से नई सौगात मिली है। राजस्थान प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती शुरू कर दी गई है। इसके तहत 2021-22 के अंतर्गत अध्यापकों के 32,000 पदों पर सीधी भर्ती की जाएगी और इसी के लिए अब 10 जनवरी से लेकर के 9 फरवरी तक विभाग की अधिकृत वेबसाइट पर आवेदन किया जा सकता है। इसमें सामान्य शिक्षकों के लिए 31,000 टीचर्स मिल पाएंगे, जबकि बाकी 1,000 पद विशेष शिक्षा के लिए सुरक्षित रखे गए हैं। लेवल 1 के 15,500 पद हैं, जिनमें 500 पद विशेष शिक्षा के हैं। 11,500 गैर अनुसूची और 3,500 पद है अनुसूचित क्षेत्र के लिए रखे गए हैं, जबकि लेवल 2 में गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए 13,420, अनुसूचित क्षेत्र के लिए 2,580 पद और विशेष शिक्षा के लिए 500 पद रखे गए हैं। इसके लिए सिर्फ ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे। इस भर्ती के लिए शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर लॉगिन करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो वहीं कोटा में टोल प्लाजा पर एक हेड कांस्टेबल की हरकत सीसीटीवी में कैद हुई है। आरोप है कि हेड कांस्टेबल विक्रम शर्मा ने टोल मैनेजर के साथ मारपीट की और थाने ले जाकर के उसके कपड़े फाड़ दिए। पीड़ित टोल मैनेजर के मुताबिक वाहन चालक के साथ एक विवाद के मामले में हेड कांस्टेबल पूछताछ करने के लिए यहां पर आया था, लेकिन विक्रम शर्मा ने उनकी बात को सुना नहीं और आते ही मारपीट धक्का मुक्की करने लगा और फिर कार में बिठाकर थाने ले गया। और इतना ही नहीं, थाने में ले जाकर के हेड कांस्टेबल ने उसे बेइज्जत किया, उसके कपड़े फाड़े। फिलहाल आरकेपुरम थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। सीसीटीवी फुटेज आप देखिए कि किस तरीके से पुलिस आरोपों के घेरे में है। टोल मैनेजर से मारपीट का मामला सामने आया है और उसी की सीसीटीवी तस्वीरें सामने आई हैं। एक गाड़ी वाले से हमारे टोल कर्मचारियों का विवाद हो गया था, जिसको मैंने आकर सुलझा भी दिया था। फिर मैंने आरकेपुरम थाने को सूचना दी, तो वहाँ से विक्रम शर्मा नाम का एक हेड कांस्टेबल है जो कि चेतक गाड़ी में आया और आते ही उसने बिना पूछे, बिना मेरे से कोई बातचीत किए उसने मेरे को जबरदस्ती मेरे से मारपीट की। जबरदस्ती गाड़ी में खींच के बिठा के गाड़ी में बिठा लिया और गाड़ी में बिठाकर मेरे साथ मारपीट की, गाली गलौज की। उसके बाद थाने में ले जाकर मेरे कपड़े फाड़। चोरों के सुजानगढ़ के राजकीय बगड़िया अस्पताल में महिला सिक्योरिटी गार्ड और युवकों के बीच में विवाद अब तूल पकड़ता जा रहा है। इसे लेकर के केमिस्ट और लैब एसोसिएशन के पदाधिकारियों सदस्यों ने कार्यवाहक पीएमओ डॉक्टर नरेंद्र सिंह को ज्ञापन दिया है और महिला गार्ड के व्यवहार को सुधारे जाने की मांग की है। वहीं महिला सिक्योरिटी गार्ड ने भी पीएमओ को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें बिना मास्क के लोगों को अस्पताल में प्रवेश नहीं देने के आदेश की पालना की बात कही है। महिला गार्ड के मुताबिक रोकने पर युवकों ने उसे जान से मारने की धमकी भी दी थी। इसे लेकर महिला गार्ड ने पुलिस थाने में शिकायत भी दी है। हालांकि पीएमओ ने दोनों मामलों की जांच करने और संबंधित गार्ड को पाबंद करने की बात कही है। कल को जो घटना हुई थी वो किसी पेशेंट को लेके हुई थी, किसी पेशेंट को रेफर करना था और पेशेंट के जो परिजन है वो मेरे घर पे काम करते हैं। तो उन्होंने मुझे सुबह सुबह बोला, तो मैंने कहा यार नॉर्थन एम्बुलेंस चलाता है, मैंने इसको बोला भाई तू इसको रेफर करवा दे, इसके पैसे नहीं लगने चाहिए। इसको लेके नॉर्थन रेफर कागज लेके जब डॉक्टर के चैम्बर तक गया तो लेडी गार्ड ने उसको धक्का मुक्की की, गलती से जान मारने की धमकी दी है और मेरे को ऐसा बोला। सर जान से मारने की धमकी किसने दिया? महेंद्र ने और शंकर ने, मांगीलाल ने और नवरत्न ने। किसी प्रकार की एफआईआर दर्ज कराई आपने? हाँ करवाई है। भीड़ हमेशा से थोड़ी ज़्यादा थी तो पेशेंट एक साथ ज़्यादा आ रहे थे, तो व्यवस्था बनाने के लिए गार्ड ने थोड़ा पेशेंट को लाइन में लगाया था और जो बिना मास्क के मरीज थे उनको मास्क लगाने के लिए बोला था। इसी बात पे थोड़ा सा वो नाराज हो गए थे। करीब 2 साल इंतजार के बाद देश भर में बच्चों को साल 2022 से वैक्सीन लगाने का प्लान है। देश में 3 जनवरी से 15 से 18 साल तक के किशोरों को कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी और इसके लिए आज से रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। केंद्र सरकार के गाइडलाइंस के मुताबिक अभी तक इस एज ग्रुप के बच्चों को केवल कोवैक्सीन ही लगाई जाएगी, क्योंकि हाल ही में डीसीजीआई की तरफ से कोवैक्सीन की
बच्चों को दी जाने वाली वैक्सीन को मंजूरी दी गई है। इस दौरान क्या कुछ प्रक्रिया रहेगी, कैसे जो है वो रजिस्ट्रेशन कराना है, वो हम अपने दर्शकों को समझा देते हैं, क्योंकि ये पहले भी हो चुका है, लेकिन फिर भी कई लोगों को इसके बारे में जो है वो जानकारी नहीं है। उसके लिए करना ज़्यादा कुछ नहीं है, कोविन ऐप पर जाना है। कोविन ऐप पर जाकर यहाँ पर जो है वो बुक स्लॉट होता है, वहाँ पर जाएंगे। रजिस्ट्रेशन के लिए अपना मोबाइल नंबर जो है वो डालेंगे तो एक OTP आएगा। OTP आने के बाद इस प्रकार का फॉर्म जो है वो खुलेगा, जिसमें आपको जिस व्यक्ति का जो वैक्सीनेशन कराना है 15 से 18 साल के आयु वालों को, उनका पूरा नाम लिखना है, मेल फीमेल जो है वो डालना है, डेट ऑफ बर्थ जो है वो डालनी है, ID प्रूफ डालनी है। लेकिन देखिए, इसमें 15 से 18 साल के जो बच्चे होते हैं ज़्यादातर उनके जो है वो ID कार्ड जो है वो वोटर ID और ये नहीं होते। इस लिहाज से स्टूडेंट फोटो ID कार्ड भी जो है वो डाला जा सकता है। संभवतः इसमें 10वीं की मार्कशीट जो है वो यहाँ पर एंटर की जा सकती है, और उसके बाद जो है वो ID नंबर भी उसे डालना होगा। ID नंबर डालने के बाद इस प्रकार का जो है वो फॉर्म खुलेगा, और उसमें आप 15 से 18 वर्ष के हैं तो यहाँ पर आप क्लिक करने से आपको ये जानकारी मिल जाएगी कि 3 जनवरी को कहाँ कहाँ पर जो है वो वैक्सीनेशन सेंटर है, और उस जगह पर अगर आप बुक करते हैं तो वहाँ पर जाकर जो है वो वैक्सीनेशन करा सकते हैं। तो ये बहुत सामान्य प्रक्रिया है। तो आज से बच्चों को वैक्सीन लगाने के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, और इसे लेकर दौसा में बच्चों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। 15 से 18 साल तक की उम्र के बच्चे सुबह से ही रजिस्ट्रेशन करवाते हुए नजर आ रहे हैं। भारी संख्या में बच्चों ने कोविन ऐप के जरिए अपने अपने रजिस्ट्रेशन करवाए हैं। आपको बता दें कि बच्चों को 3 जनवरी को वैक्सीन लगाई जाएगी। इसे लेकर प्रशासन पूरी तैयारी कर चुका है। दौसा जिले में भी बड़े पैमाने पर तैयारी की गई है। दौसा में करीब 1.25 लाख बच्चों को वैक्सीन लगाई जाएगी। वैक्सीन को लेकर के आखिरकार बच्चों का क्या कहना है वो हम आपको सुनवाते हैं। 3 जनवरी से बच्चों को वैक्सीन लगने वाली है। 15 से 18 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको वैक्सीन लगेगी। बच्चों में काफ़ी उत्साह है, और आज से रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो चुका है। और रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जो 15 से 18 एज ग्रुप के जो बच्चे हैं वो रजिस्ट्रेशन भी करवा रहे हैं। कोवैक्सीन लगेगी, और कोवैक्सीन के लिए जो कोविन ऐप है वहाँ जाके रजिस्ट्रेशन कराना होता है, और उसके बाद में OTP आता है, और OTP के बाद में ऑनलाइन आपको वैक्सीनेशन जो सेंटर्स हैं उनके नाम आते हैं, और आपको आपकी अपॉइंटमेंट बुक करानी होती है। हमारे साथ दौसा में हैं, और दौसा में कुछ बच्चे हैं, उनसे बात करते हैं। किस तरह का इंतज़ार था और आज क्या करवाया आपने? हमें बहुत टाइम से इंतज़ार था, और आज हमने रजिस्ट्रेशन फाइनली करा लिया है, और अब बस डोज लगने का इंतज़ार है। आपकी उम्र क्या है, और आप एक क्या दिमाग में सोचे कि पहली वैक्सीन आपको लगे? क्या आपको एक प्लान है? जी हाँ, मेरे को यानी मेरे को भी बहुत टाइम से इंतज़ार था कि मेरे कब वैक्सीन लगे। तो आज वो टाइम आ गया है कि वैक्सीन लगने का। तो रजिस्ट्रेशन करा लिया? हाँ, मैंने रजिस्ट्रेशन करा लिया है। आज 3 जनवरी का रजिस्ट्रेशन हुआ है मेरा। दैट्स इट। बिल्कुल, रजिस्ट्रेशन भी हो चुका है। आप बताओ किस तरह का इंतज़ार था, और फैमिली में किन किन ने लगवा ली, और जब आपके मम्मी पापा ने लगवाई तो आपको दिमाग में क्या था कि मेरे भी कब लगे? क्या मेरे घर में लगभग सभी जनों ने लगा ली है, और सिर्फ मैं ही बचा हूँ मेरे घर में, और मैंने रजिस्ट्रेशन करा लिया है। और जैसा कि हम जानते हैं ओमिक्रॉन भी आ रहा है, तो वैक्सीनेशन ज़रूरी है सभी के लिए। बिल्कुल, वैक्सीन का काफ़ी इंतजार कर रहे हैं, और सोच ये है कि पहली वैक्सीन दौसा में इन लोगों को लगे। कुछ 18+ की जो लड़कियां हैं वो भी हमारे साथ हैं। किस तरह की आपकी फैमिली में जो छोटे बच्चे हैं आपके, आप लोगों को शायद दोनों डोज लग चुकी होंगी, दोनों डोज लग चुकी या नहीं लगी, और बच्चों की किस तरह हेल्प कर रहे हो छोटे भाई बहनों? मुझे दोनों डोज लग चुकी हैं, और मैं अपने छोटे भाई बहनों के लिए भी बहुत ज़्यादा परेशान थी कि अभी तक वैक्सीन आई नहीं है। तो अब जब वैक्सीन की अवेलेबिलिटी आ जाएगी तो मैं चाहती हूँ कि हमारे घर में जितने भी छोटे बच्चे हैं, इवन दौसा के अंदर जितने भी बच्चे हैं, सभी को वैक्सीन लगे, और ओमिक्रॉन जो हमारे पास नया वायरस आ रहा है उससे हमें जल्दी से जल्दी राहत मिले। बिल्कुल, आप घर में एक टेंशन भी होती होगी, छोटे बच्चे जब स्कूल जाते होंगे, आपके छोटे भाई बहन स्कूल जाते होंगे, तो अब एक टेंशन खत्म होने वाला दिन आने वाला है 3 जनवरी से। तो आप किस तरह हेल्प कर रहे हो, और आपके जो छोटे भाई बहन हैं उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया नहीं करवाया? सही। और सीधा हम आपको लिए चलते हैं। कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा क्या कुछ करें, सुन लेते हैं। इस कामना के साथ में आप सबका प्रदेश कांग्रेस कमेटी के इस प्रोग्राम में स्वागत करता हूं।
मित्रों, आज हमारे बीच में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की तरफ से हमारे नेता, गुजरात के सीएलपी लीडर रहे, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के गुजरात के अध्यक्ष रहे, वरिष्ठ नेता आदरणीय अर्जुन मोढवाडिया जी हमारे बीच में, जो केंद्र की सरकार की गलत नीतियों के कारण से महंगाई बढ़ रही है और जिस प्रकार से जो राज्यों के चुनाव आ रहे हैं उसको देख करके आंख मिचौली खेली जा रही है देश की जनता के साथ में। पैसा बढ़ाना चाहते हैं, पैसा बढ़ा करके रहेंगे, महंगाई कम कर नहीं रहे हैं। महंगाई से आम जनजीवन त्रस्त हो रहा है, लोगों को 2 वक्त का रोटी नहीं मिल पा रही है। लेकिन केंद्र सरकार के मोदी जी के कान पे जूं तक नहीं रख रही है। उनको इस बात की परवाह नहीं है कि देश के लोगों के इस बढ़ती महंगाई के कारण से क्या हाल हो गए। मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे बड़े भाई, पूर्व मंत्री रहे, विधायक केकड़ी और गुजरात के प्रभारी आदरणीय रघु शर्मा जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूं, स्वागत करना चाहता हूं हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के इस प्रांगण में। मित्रों, लंबी बात मैं नहीं करके मैं लास्ट में आपसे, जब अर्जुन मोढवाडिया जी का अपनी बात खत्म हो जाएगी, फिर अगर आप कोई प्रश्न उत्तर करना चाहेंगे तो वो हम लोग करेंगे। उसके बाद में प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से आगामी दिनों में जनवरी में किस प्रकार के कार्यक्रम संगठन के होने जा रहे हैं वो बात मैं अंत में आपसे करूंगा। महंगाई के ऊपर पूरी तरीके से हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के हमारे जो भेजे हुए नेता हैं अर्जुन मोढवाडिया जी, वो अपनी बात रखेंगे। मैं आदर सहित उनको इनवाइट करता हूं कि वो अपनी बात रखें। आदरणीय अर्जुन मोढवाडिया। तो पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा को आप सुन रहे थे। आगे बढ़ेंगे। बीकानेर के सीमावर्ती क्षेत्र खाजुवाला में किसानों को यूरिया खाद के लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नहर में पानी आते ही किसानों को यूरिया की जरूरत महसूस हो रही है और इसकी वजह किसानों को सोसाइटी और निजी पेस्टिसाइड्स की दुकानों के आगे लंबी लाइनें लगा करके इंतजार करना पड़ रहा है। किसान यहाँ पे परेशान हो रहे हैं। लाइनों में लगने के बावजूद भी खाद की जो पूर्ति है वो नहीं हो पा रही है पूरी तरह। सरकार से यही मांग है कि जो खाद की जो गाड़ियाँ हैं वो पूर्ण रूप से सोसाइटी के अंदर आए और ढंग से जो खाद है वो हर किसान के खेत के अंदर पहुँचाए। ये सरकार की जिम्मेवारी बनती है। सरकार अपनी जिम्मेवारी को पूर्ण रूप से पूर्ति करे। यूरिया की समस्या डिमांड के जितनी डिमांड है ना उसका 1/3 ही पूर्ति हो रही है, तो ये समस्या रहेगी और कोशिश हमारी है कि पूर्ति करने की और पूर्ति हो भी रही है। जितनी डिमांड भेज रहे हैं, जो सोसाइटी से जितना पैसा जमा करवाया जा रहा है उतनी खाद भी आ रही है। अजमेर जिले के राजकीय आर.के. पाटनी महाविद्यालय में छात्रों ने एनसीसी में भर्ती को लेकर के विरोध प्रदर्शन किया है। गुस्साए छात्रों ने कॉलेज के मेन गेट पर ताला लगा दिया और छत पर चढ़कर कॉलेज प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। छात्रों ने कहा कि अगर उनकी मांगें नहीं पूरी हुई तो भूख हड़ताल पर बैठेंगे। ये युवा है, युवा किसी से दबने वाले नहीं है और इस प्रशासन की डंडा कर देंगे अगर एनसीसी की भर्ती चालू नहीं हुई तो एक तरफ कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, बावजूद इसके लोगों की लापरवाही कम होने का नाम नहीं ले रही है। अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, लेकिन तस्वीर चित्तौड़गढ़ के रोडवेज बस स्टैंड और जिला अस्पताल की देखिए, जहां लोग कोरोना गाइडलाइन की सरेआम अनदेखी कर रहे हैं। लोगों को लगातार इसे लेकर समझाया भी जा रहा है, लेकिन लोग हैं कि मानते नहीं। निगम द्वारा कर्मचारियों की ड्यूटियां भी लगाई जाती है मास्क लगाने की जो सोशल डिस्टेंसिंग के लिए, और इंक्वायरी से भी अनाउंसमेंट किया जाता है कि मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग रखें और कोरोना प्रोटोकॉल का पूरा पालन करें। पर लोगों को समझना चाहिए कि महामारी के प्रति जागरूकता बनाएं और अपनी सुरक्षा स्वयं करें
और जो निगम की तरफ से जो कदम उठाए जा रहे हैं उनकी भी पूर्ण पालना कर रहे हैं। आज ये कोरोना गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने आज रेलवे डिपार्टमेंट में भी और ये रोडवेज डिपार्टमेंट भी कोरोना गाइडलाइन को टीकाकरण को ध्यान में रखते हुए यात्रियों को सुविधा के लिए यहाँ पे प्रोग्राम स्टार्ट किया हुआ है और बार बार अनाउंसमेंट भी किया जा रहा है, लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है कि बिना मास्क यात्रा न करें और कोविड की जो भी डोज है, फर्स्ट डोज जिन्होंने नहीं लगाए है तो वो भी ऑन द स्पॉट लगा सकते हैं और जिनका सेकंड डोज बाकी है तो वो भी लगा के और अपने जीवन को सफल बनाए। कोरोना संक्रमण को लेकर लगातार मामले सामने आ रहे हैं, लगातार तेजी से संक्रमण फैलता जा रहा है। इस बीच जिस तरह की लापरवाही लोगों को देखने को मिली है, लगातार प्रशासन और सरकार इस बात का प्रयास कर रही है कि लोग जागरूक हो, कोरोना की गाइडलाइन की पालना की जाए, लेकिन कहीं ना कहीं लोग गाइडलाइन को साइडलाइन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वही सोशल डिस्टेंस की पालना नहीं करना, मास्क नहीं लगाना, नियमित रूप से इस तरह की तस्वीरें जो सामने आ रही है वो साफ तौर पर जाहिर करती है कि लोग अब भी संक्रमण को लेकर लापरवाह है। ऐसे में नए साल में लोगों को कहीं ना कहीं संकल्प लेने की जरूरत है। सरकार चाहे रोडवेज बस स्टैंड पर, रेलवे स्टेशन पर टीकाकरण के कैंप लगा दे, बड़े बड़े माइक से अनाउंसमेंट करवा दे, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को स्वयं जागृत होना होगा, खुद से इस बात का प्रण लेना होगा कि हमें मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंस की पालना करनी है, कोविड गाइडलाइन के, कोविड प्रोटोकॉल की पालना करनी होगी, तब जाकर हम कोरोना की जंग को जीत पाएंगे। और नए साल में सभी को मिलकर संकल्प लेना होगा कि हम कोविड गाइडलाइन की पालना करें और लगातार सरकार जो गाइडलाइन जारी कर रही है उनकी पालना के लिए कटिबद्ध हो। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ सुभाष बैरागी, न्यूज 18 चित्तौड़गढ़। तो वहीं सिरोही जिले में बिजली विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की लापरवाही लोगों पर भारी पड़ रही है। कर्मचारी कितने लापरवाह हैं इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वे बिजली बिल लोगों को घर पहुंचाने के बजाय गांव के बाहर बने चबूतरे पर डाल करके चले जाते हैं और वे बिल भूखी गायों का निवाला बन रहे हैं। रेवदर तहसील मकावल गांव में भी ऐसा ही मामला सामने आया है। लोगों ने पूरी घटना मोबाइल के कैमरे में कैद कर ली और सोशल मीडिया पर इसे वायरल कर दिया। तस्वीरें देखिए। सिरोही जिले में विद्युत विभाग की लापरवाही की अनियमितों की बात करें तो जितनी कहें उतनी कम है। मैं बात कर रहा हूं रेवदर के मकावल गांव की, जहां पर गांव के चबूतरे पर विद्युत विभाग के कर्मचारियों ने ग्रामीणों उपभोक्ताओं के 500 बिलों को रखकर इतनी कर दी। गांव में उपभोक्ताओं को बिल बांटने की बजाय चबूतरे पर रखे और जहां पर अचानक गाय आकर उन बिलों को खा जाती है। गाय ने तो अपने पेट भरकर प्यास बुझा दी, लेकिन वो बिल जो है ग्रामीणों तक पहुंच नहीं पाए, जिसके कारण उनका खामियाजा ग्रामीणों को देखने को मिल रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इस लापरवाही की कि जहाँ पर उन बिलों को गायों ने खाया है और गायों में खाने के बाद में उन बिलों की अंतिम तारीख तक उन ग्रामीणों के बिल नहीं पहुँच पाए हैं, जिससे कि खामियाजा साफ तौर से आम जनता को भुगतना पड़ा, क्योंकि वहाँ की उपभोक्ताओं की जो बिल की लास्ट तारीख थी वो चली गई और पेनल्टी के रूप में अब उपभोक्ता प्रताड़ित हो रहे हैं। उच्च अधिकारियों को भी शिकायत करने पर उच्च अधिकारियों की कुंभकर्ण की जमीन जो है खुलती नहीं साफ तौर से नजर आ रही है और नहीं अधिकारी जो है ग्रामीणों का फोन उठाते नजर आ रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं देखा जाए तो मकावल के ग्रामीणों में खासा आक्रोश साफ तौर से देखने को मिल रहा है। वहीं अगर बात की जाए इस वीडियो के वायरल होने के बाद भी अभी तक जिला कलेक्टर ने किसी प्रकार की सूद नहीं ली है, यानी कि जिला प्रशासन भी अभी अपनी मुस्तैदी जो है बिल्कुल नहीं बता रहा है, जिससे कहीं ना कहीं उनकी कार्यशैली पर भी सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। न्यूज 18 से प्रतीक सोलंकी, सिरोही, राजस्थान। नया साल आ गया है। उम्मीदों, आशाओं और आकांक्षाओं के नए साल का हर तरफ स्वागत हो रहा है। प्रदेश में भी नए साल का जश्न मनाया जा रहा है। सुबह से लोग मंदिरों में पहुंच रहे हैं। टीवी स्क्रीन पर इससे जुड़ी 4 अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें जयपुर, दौसा, कोटा और जोधपुर की हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे लोगों ने मंदिरों में पहुंच करके नए साल पर कई संकल्प लिए हैं और भगवान के प्रतिमा के दर्शन किए हैं, विशेष पूजा अर्चना की है। राजधानी जयपुर की बात करें, दौसा की, कोटा की और जोधपुर की तमाम जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रही हैं। जयपुर में गोविंद देव जी मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। दौसा के गणेश मंदिर में, जोधपुर के भी मंदिरों में लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली है। तो साल 2022 शुरू हो चुका है और अब नए साल का सब जमकर स्वागत कर रहे हैं। कोचिंग नगरी कोटा में भी लोगों ने नए साल की शुरुआत मंदिरों में दर्शन के साथ की है। लोगों ने प्रथम पूज्य भगवान गणेश की पूजा अर्चना की और सुख शांति की कामना की है। शहर के खड़े गणपति मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। इस मौके पर हमारे संवाददाता योगेश त्यागी ने श्रद्धालुओं से खास बातचीत की है। साल 2021 की विदायगी हो चुकी है और आगाज हो चुका है 2022 का। कैलेंडर में साल बदल गया है, लेकिन संस्कार वही है। लोग अपने नए साल की जो शुरुआत है वो
मंदिर पहुंचकर भगवान की पूजा अर्चना कर रहे हैं। सुबह 6 बजे से ही जो कोटा का खड़े गणेश जी मंदिर है वहां पर जो श्रद्धालु हैं उनका तांता लगा हुआ है। लोग मंदिर पहुंच रहे हैं, अपनी अरदास कर रहे हैं, सबकी सुख समृद्धि मांग रहे हैं और इसी के साथ अपने नए साल का आगाज कर रहे हैं। कुछ लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि नए साल में क्या नया संकल्प लेंगे, नया साल किस तरीके से मना रहे हैं। नया साल बहुत बढ़िया मना रहे हैं। भगवान से सभी आशा है कि सबको स्वस्थ रखे, मस्त रखे। और क्या संकल्प लेंगे नए साल पर? सब कुछ अच्छा हो, सबके लिए अच्छा रहे ये साल। इसमें जैसे कोविड चल रहा है ये सब खत्म हो जाए आगे चल के, तो सबके लिए अच्छा रहेगा। क्या मांगने के लिए पहुंचे हैं? किस तरीके से मनाएंगे नया साल? मंदिर पहुंचे हैं, श्रद्धा के साथ मना रहे हैं? हाँ, मंदिर पहुंच के श्रद्धा के साथ मना रहे हैं। नए साल में लोगों की सहायता करें, यही हम संकल्प लेते हैं। तो लोग हैं जो श्रद्धा के साथ पहुंचे हैं, मंदिर में पहुंचे हैं और यहाँ पर अपना जो नया साल है वो मना रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं। तो जो लोग हैं वो नए साल का आगाज जो कर रहे हैं आध्यात्म के साथ कर रहे हैं, भगवान से मांग रहे हैं कि जिस तरह से 2021 में परेशानियों के साथ गुजरा है 2022 में ऐसा ना हो, सबके घर में शांति हो, समृद्धि हो। योगेश त्यागी, न्यूज़ 18 कोटा। तो वहीं जोधपुर में नए साल के पहले दिन लोगों का मंदिरों में तांता लगा रहा। रातानाडा के गणेश मंदिर में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और भगवान गणेश की विशेष पूजा अर्चना की, नए साल पर सुख शांति की कामना की है। रातानाडा मंदिर से जायजा लिया हमारे जोधपुर से संवाददाता डॉक्टर रंजन दवे ने। साल 2022 के पहले दिन की शुरुआत, और पहले दिन की शुरुआत जोधपुर के प्रथम पूजनीय गणेश मंदिर के साथ। लोगों की यह मान्यता है कि जोधपुर का कोई भी शुभ काम हो उसकी शुरुआत भगवान गणेश रातानाडा मंदिर के दर्शन बिना अधूरी है। इसी कड़ी में कई लोग जोधपुर आए हैं और जोधपुर में प्रथम पूजनीय गणेश के दर्शनों के लिए यहाँ रातानाडा मंदिर आकर नए दिन की, नए साल की और अच्छे कार्य की शुरुआत करते हैं। बड़ी संख्या में लोग यहाँ सवेरे से ही मंदिर में आकर अपने नए साल की शुरुआत कर रहे हैं। हालांकि बीते दिन बड़ा जश्न रहा जोधपुर में, उसके बावजूद सवेरे मॉर्निंग जल्दी उठकर लोग मंदिर की ओर पहुंचे हैं और अपने इष्ट देव को ध्या रहे हैं और यही कामना कर रहे हैं कि जो समय जोधपुर ने देखा है वह समय फिर से देखने को नहीं मिले। कोरोना का जो काल जोधपुर ने देखा, जोधपुर ने जो भयावह स्थिति देखी, उससे उबरने और सुख शांति की कामना करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। हमारे साथ में मंदिर के पुजारी जी, क्या मान्यता है इस मंदिर? सबसे पहले यही मान्यता है, ये एक तक स्वयंभू है, वर्ल्ड में किसी के द्वारा कोई स्थापित नहीं है। ये पहाड़ में से ही निकली हुई है और हमारे कई पीढ़ियाँ यहाँ पूजा अर्चना करती हुई आ रही है। मारवाड़ में जो सबसे पहले यहाँ पढ़ाई शुरू की थी, जो पढ़ाई का अक्सर क्या होता है कि पढ़ाई किसको कहते हैं, ये हमारे पूर्वज दादाजी के पिताजी थे रोड़ीदास जी, जिन्होंने यहाँ मारवाड़ में जितने भी बनिए हैं, आज जो मंडी में बैठे हैं और महाराष्ट्र में मंडी में बैठे हैं, दिल्ली के अंदर बैठे हैं, वो जितने भी बड़े बड़े हैं वो सब उनके यहाँ शिष्य बने और पढ़े लिखे हुए हैं। जोधपुर से कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ रंजन दवे, न्यूज़ 18 राजस्थान। वहीं उदयपुर में नए साल पर सैलानियों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। यहां पर रात को नए साल के जश्न के बाद सुबह से ही पर्यटक लेक सिटी की खूबसूरती निहारने पहुंचे। पर्यटकों का मानना है कि साल 2022 कोरोना मुक्त हो, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता कपिल शिमाले ने। झीलों की नगरी उदयपुर की खूबसूरती पूरी दुनिया में विख्यात है और यही वजह है कि यहाँ पर नए साल का स्वागत करने के लिए पूरे देश भर से पर्यटक पहुंचे हुए हैं। आप देखिए, मैं इस समय उदयपुर की पिछोला झील के किनारे मौजूद हूँ और यहाँ पर काफ़ी सारे पर्यटक आप देख सकते हैं जो कि देश के अलग अलग राज्यों से यहाँ पर पहुँचे हैं। नए साल का स्वागत करने के लिए ये सभी पर्यटक यहाँ पर पहुँचे थे। आप देखिए, तो वहीं भारतीय टीम के पूर्व कोच और दिग्गज खिलाड़ी रवि शास्त्री क्रिकेट के अलावा अपने मस्ती भरे अंदाज के लिए जाने जाते हैं। अक्सर सोशल मीडिया पर वे फोटो या फिर वीडियो पोस्ट करते रहते हैं जिसमें उनका ये अंदाज सामने आता है। नए साल के मौके पर भी रवि शास्त्री ने एक ऐसा ही वीडियो शेयर किया है। पूर्व क्रिकेटर रवि शास्त्री
ने वीडियो शेयर किया जिसमें पूर्व क्रिकेटर शास्त्री एक्टर रणवीर सिंह के साथ मस्ती भरा डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो में हम बने तुम बने एक दूसरे के लिए गाने पर दोनों सितारे थिरकते हुए नजर आ रहे हैं। इस गाने में रवि शास्त्री और रणवीर सिंह ने मजेदार डांस किया है जो उनके फैंस को काफी लुभा रहा है। तो चलिए इसी के साथ ही इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। नमस्कार।